डीएस जुडिशियल एकेडमी सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले छात्रों का स्वागत करती है। आज हम एक अहम क्वेश्चन कल्पेबल होमोसाइड पर आपको बताने जा रहे हैं। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर शरीर के विरुद्ध अपराधों में से एक महत्वपूर्ण अपराध है। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का जो बारीक अंतर है और जो इनकी परिभाषाएं हैं, जो इनकी केसेस हैं, इसको हम 3 वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में यह संभव नहीं है। आज हम कल्पेबल होमोसाइड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में डॉक्टर अरिजित पशायत, पूर्व न्यायाधीश, का कहना है कि इनमें जो अंतर है वो केवल एजुकेशनल है। वास्तव में कोई खास अंतर इनके पहले पार्ट पर नहीं है। टोटल तो एजुकेशनल नहीं है, लेकिन जो इसमें इंटेंशन की बात की गई है उस पर एजुकेशनल अंतर है। आइए कल्पेबल होमोसाइड को देखते हैं। कल्पेबल होमोसाइड जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक लॉफुल होमोसाइड जो चैप्टर 4 में वर्णित हैं, जिनमें नेगेटिव मेंसुरिया के कारण वो दंडित नहीं किए जाते हैं, और एक अनलॉफुल होमोसाइड जो चैप्टर 16 इंडियन पेनल कोड में दिए गए हैं। चैप्टर 16 के होमोसाइड जो हैं उनमें 299 एक प्रकार का है, और धारा 300 के 5 अपवाद दूसरे प्रकार के होमोसाइड हैं। धारा 300 के 5 अपवादों में 5 प्रकार के कल्पेबल होमोसाइड और 299 में एक प्रकार का, इस तरीके से 6 प्रकार के होमोसाइड का वर्णन इंडियन पेनल कोड में किया गया है। और इस होमोसाइड की जो पनिशमेंट है वो 304 में दिया गया है। 304 के पहले पार्ट में इंटेंशनली यानी इरादतन हत्या के बारे में, और दूसरे पार्ट में बाय नॉलेज अर्थात गैर इरादतन हत्या के बारे में दंड दिया गया है। आइए कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन देखते हैं। कल्पेबल होमोसाइड के बारे में जो आवश्यक तत्व दिए गए हैं वो है कि कल्पेबल होमोसाइड की परिभाषा हम इस तरीके से देखते हैं। अगर ऑफेंडर कोई एक्ट करता है किसी को मारने के लिए, एक्ट या ओमिशन, जो आर्टिकल जो सेक्शन 32 में है, चाहे कोई एक्ट और किया जाए इस इरादे से कि जिससे मृत्यु कारित हो, क्षति करने के इरादे से जिससे मृत्यु संभाव्य हो, या नॉलेज से जिससे मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ऑफेंडर का एक्ट या तो इरादे के साथ, या तो क्षति करने के इरादे के साथ, या नॉलेज के साथ है, जो अभियुक्त के इरादे में, मानसिक में है, और डिसीज मर जाता है, तो फिर वह कल्पेबल होमोसाइड है। आइए कल्पेबल होमोसाइड को हम 3 तत्व जो इसके एलिमेंट हैं उसमें बांटते हैं। कल्पेबल होमोसाइड के लिए जो सबसे पहला तत्व हमें देखना पड़ेगा वह है ह्यूमन बॉडी, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। पहला आवश्यक तत्व है डेथ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। कल्पेबल होमोसाइड तभी होगा जबकि ह्यूमन बॉडी ही मारी गई हो। 46 आईपीसी कहती है कि केवल ह्यूमन बॉडी की ही मृत्यु कारित किया जाना ही कल्पेबल होमोसाइड है। ह्यूमन बॉडी में अब क्वेश्चन आता है 299 के जो तीसरा एक्सप्लेनेशन है वो महत्वपूर्ण है कि माँ के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना कल्पेबल होमोसाइड नहीं है। अगर उसका कोई पार्ट माँ के गर्भ से बाहर आ चुका है तो फिर वह कल्पेबल होमोसाइड होगा। इसी तरीके से अगर किसी को आप मारना चाह रहे हैं और गलती से दूसरा मर गया हो 301 में, तो फिर वह भी कल्पेबल होमोसाइड होगा। तो पहला आवश्यक तत्व तो है ह्यूमन बॉडी का ही मृत्यु की जानी चाहिए, जिसमें आर्टिकल सेक्शन 46 आपको देना पड़ेगा, और 299 का तीसरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और 301 सेक्शन को लिखना पड़ेगा। दूसरा हम आते हैं कल्पेबल होमोसाइड जो किया जाए किसी कार्य द्वारा मृत्यु की जा सकती है। कोई न कोई एक एक्ट होगा, उसी के द्वारा मृत्यु होनी चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा किसी कार्य द्वारा ही मृत्यु होनी चाहिए। तो इंडियन पेनल कोड की 32 में बताया गया है
एक्ट में ओमिशन भी आता है। कोई एक्ट करके भी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई ओमिशन करके भी मृत्यु कारित कर सकते हैं, जिसमें आप विष दे करके कर सकते हैं, भूखा रख के कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ यूपी में कहा है कि भूखा रख के भी मृत्यु की जा सकती है, और ऐसा अगर स्त्री भाग जाती है भूखी अवस्था में तो फिर 307 का केस बन जाएगा। अतः भूखा रख करके, विष दे करके, गोली मार करके, पानी में डुबो करके, इन कई तरीक़ों से मृत्यु कारित की जा सकती है। कुछ विवादित चीज़ें भी हैं जो आईपीसी बनाते समय सामने आई थी, वह है कि बोल करके भी मृत्यु कारित की जा सकती है। कुछ कंडीशंस ऐसी आई हैं जबकि बोल करके भी मृत्यु कारित की जा सकती है। वो विवादित पर हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। फिर तीसरा आवश्यक तत्व आता है जिसमें 3 अलग अलग आवश्यक तत्व आएंगे। तीसरे में 299 का पहला आवश्यक तत्व है कि ऑफेंडर द्वारा मृत्यु कारित करने के इरादे से काम किया जाना चाहिए। अगर वो मृत्यु कारित करने के इरादे से काम कर रहा हो जिसमें मृत्यु की संभावनाएं हैं तो फिर वह कल्पेबल होमोसाइड होगा। अर्थात अगर ऑफेंडर मृतक को जो क्षतियाँ कारित कर रहा है उन क्षतियों से प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ होती है तो दैट इज कल्पेबल होमोसाइड। इफ द सर्टेनिटी ऑफ द डेथ होती है तो दैट इज मर्डर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ और सर्टेनिटी ऑफ डेथ इट टोटली डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। 299 के अगर हम पहली दृष्टांत पर ध्यान दें, गड्ढा खोदना, लकड़ियाँ बिछाना, कोई गिर के मर जाए तो फिर यह प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ होगी। लेकिन 300 के पहले दृष्टांत पे अगर जाएं तो फिर गोली द्वारा अगर किसी को मारा जाता है तो सर्टेनिटी ऑफ द डेथ होगा और वह मर्डर हो जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर मृत्यु कारित की जा रही है वहाँ पर 299 का दृष्टांत दूसरा और तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है, नॉलेज आपको है। अगर नॉलेज आपको है तो मृत्यु सुनिश्चित आप कर रहे हैं। दूसरे दृष्टांत में आपको नॉलेज है तो फिर कल्पेबल होमोसाइड, तीसरे में नॉलेज नहीं है तो फिर कल्पेबल होमोसाइड नहीं हो रहा है। तो तीसरे पॉइंट के पहले एलिमेंट में आया मृत्यु कारित करने के इरादे के साथ मृत्यु कारित करना। जगता सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा राज्य में कहा गया है कि किसी के आशय का पहचान उसके द्वारा प्रयोग किए गए हथियार और शरीर पर पहुंचाई गई चोटों से किया जा सकता है। साथ ही साथ अब प्रश्न आता है शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया क्या। अगर ऑफेंडर का इरादा शारीरिक क्षति कारित करने का है और उस शारीरिक क्षति से उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर यह कल्पेबल होमोसाइड का मामला बनता है। लेकिन इरादा अगर संभावना उससे मृत्यु कारित करने की नहीं है तो फिर नहीं होगा। ध्यान रहे ऑफेंडर का किया गया कृत्य अभियुक्त की होने वाली मृत्यु में एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर कल्पेबल होमोसाइड कभी नहीं हो सकता। अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षतियाँ और मृतक के बीच एक डायरेक्ट कड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज कल्पेबल होमोसाइड ना होकर के कोई अन्य अपराध होगा। फॉर सपोज दैट ए ने बी के जेब में हाथ डाला और उसकी रिवॉल्वर दब गई, फिर चोरी के इरादे से वो डाला था, रिवॉल्वर जेब में थी, तो एक चोर को हम हत्यारा नहीं मान सकते। वो तो अपने चोरी के प्रयास के लिए ही दंडित होगा, ना कि मृत्यु के लिए। मृत्यु जो है और उसके कृत्य में निकटवर्ती संबंध आपको देखने में है मगर दूरवर्ती संबंध है, अतः वह केवल चोरी के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा, ना कि रिवॉल्वर के स्वामी की मृत्यु के लिए। मृत्यु एक दूरवर्ती कारण है, उसको दुर्घटना का फायदा भी हम नहीं देंगे। इसी प्रकार से सम्राट बनाम चतुरनाथ के केस में जहां ए ने बी के ऊपर प्रहार किया और बी को बचाने के लिए उसकी पत्नी बीच में बच्चे सहित आ जाती है और प्रहार बच्चे को लग जाता है। देखने में तो हमें लग रहा है कि बच्चा मर जाता है तो यहाँ, लेकिन मृत्यु कारित करने के आशय से क्षति नहीं पहुँचाई जा रही है।
मृत्यु कारित करने के आशय से कोई क्षति नहीं है। इसलिए यहाँ पर अंतिम निर्णय यही दिया गया कि सम्राट बनाम चतुरनाथ के केस में केवल और केवल सिंपल हर्ट होगा, क्योंकि मारने के इरादे से नहीं मार रहा है। वहाँ तो एक सामान्य छड़ी से मार रहा है, जो जहाँ गिरती तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हर्ट होती, इसलिए वह सिंपल हर्ट के लिए ही अंतिम न्यायालय द्वारा उत्तरदायी ठहराया गया। इसके बाद आपकी एक केस आई फलनी, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें सम्राट बनाम फलनी की है, जो यूपी सिविल जज में बार बार पूछी जा रही है, एपीओ में बार बार पूछी जाती है। सम्राट बनाम फलनी की केस आई। हस्बैंड ने अपनी पत्नी पर फल से प्रहार किया, जो हल जोतने का है उसके फल से प्रहार किया, और घायल होकर के वो गिर पड़ी। फिर उसने आत्महत्या का प्रयास देने के लिए उसे एक पंखी से लटका दिया और दम घुटने से, बाय स्ट्रेंगुलेशन, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न यह है कि अभियुक्त किस अपराध का दोषी होगा? तो अभियुक्त मारने के इरादे से ही जो काम किया है। फिर दूसरा उन्होंने जो काम किया है, कोर्ट उसको कनेक्टेड, फुल बेंच का निर्णय है मद्रास हाई कोर्ट का, कोर्ट कनेक्टेड बोथ हाइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, और फिर कल्पेबल होमोसाइड के लिए उसको उत्तरदायी माना है। मारने के इरादे से उसने किया तो मर गई भी, दोनों एक्ट को जोड़ करके एक साथ कोर्ट ने इस पर दंड दिया है। क्योंकि अपराध को रोकना है तो फिर यही होना चाहिए। वाइफ है, यह भी न्यायालय ध्यान दिया कि वाइफ अगर एक बार घायल भी हो गई है तो आप हॉस्पिटल ले जाइए, दूसरा पंखी से क्यों लटका रहे हैं? इसका मतलब मारने का भले ही इरादा ना हो, लेकिन क्षति ऐसी कर रहा है तो संभाव्य है उससे मृत्यु हो जाएगी। तो तीसरे पॉइंट में पहला इंटेंशन, दूसरा शारीरिक क्षति, और तीसरा नॉलेज है। अब नॉलेज वाले पॉइंट पे आते हैं। अगर अपराधकर्ता का किया गया कार्य इस नॉलेज से है कि संभाव्य उससे मृत्यु हो जाएगी, तो फिर अपराधकर्ता कल्पेबल होमोसाइड के लिए उत्तरदायी होगा। अर्थात अगर हम 299 के इलस्ट्रेशन बी पर जाते हैं तो देखते हैं कार्यकर्ता जो ऑफेंडर है उसको पता है कि बुश के पीछे आदमी है, उसको नॉलेज है बुश के पीछे आदमी, झोपड़ी के पीछे आदमी है, मगर जिससे गोली चलवाता है उसको नहीं पता है बुश के पीछे आदमी। नॉलेज की वजह से यहाँ पर दोषी हो जाएगा ऑफेंडर। दूसरे इलस्ट्रेशन 299 में ऑफेंडर दोषी होगा, लेकिन तीसरे में ऑफेंडर दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कोई व्यक्ति झाड़ी के पीछे है, वो मुर्गे पर गोली चला रहा है, यहाँ नॉलेज नहीं है, नेगेटिव मेंसुरिया है, अतः यहाँ पर वह दोषी नहीं होगा। नॉलेज पर आपका एक महत्वपूर्ण केस यह है कि जहाँ पर जमालुद्दीन की केस में एक प्रेतात्मा निकालने के लिए शरीर से लगातार ओझा तांत्रिक पिटाई कर रहा है, और उस पिटाई की वजह से कोई महिला मर जाती है, तो तांत्रिक को यह पता है, नॉलेज है, ये मर सकती है, ज्ञान है वो मर सकती है, भले ऐसे मारने का नहीं है, लेकिन नॉलेज की वजह से उस तांत्रिक को सम्राट बनाम जमालुद्दीन की केस में कोर्ट ने कल्पेबल होमोसाइड के लिए उत्तरदायी ठहराया। अब प्रश्न आता है कि एक और हिस्टोरिकल केस हमारे सामने आई जिसका नाम था गणेश दुले। गणेश दुले की केस में सपेरे ने सांप को एक दर्शक के सिर पर रखा अपनी कला दिखाने के लिए, और दर्शक ने उसे सांप उठा करके फेंक दिया। जब सांप उठाकर फेंक दिया, सांप ने उस बीच काट लिया। दर्शक को इस बात का नॉलेज था कि सांप काट भी सकता था, इसी आधार पर उसे उत्तरदायी ठहराया गया। यहाँ नॉलेज तो है, नॉलेज के आधार पर हम दोषी मान रहे हैं, और जब नॉलेज आपके पे है, नॉलेज किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को नहीं, सर्टेनिटी को दर्शाता है। इस सर्टेनिटी के आधार पर पर्सन इज लायबल फॉर द कल्पेबल होमोसाइड। इस तरीके से कल्पेबल होमोसाइड के लिए प्रोबेबिलिटी अगर है तो उत्तरदायी हैं। नॉलेज में तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ध्यान रहे यहीं पर एक महत्वपूर्ण केस आपके पास आती है, भरत का मामला। भरत के मामलों में एक बच्चे को इस अंधविश्वास में मगरमच्छ के मुंह में डाला गया कि हमें वापस कर देगा, तो फिर न्यायालय ने इसे अत्यधिक सर्टेनिटी के आधार पर मर्डर ठहराया। छात्रों, अधिवक्ताओं या जेएस के छात्रों, सभी के लिए यह वीडियो वेरी यूजफुल है। हम अगला वीडियो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और बनाएंगे, फिर दोनों धाराओं का अंतर बताएंगे,
सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।